अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन्हें ना तो डिस्कस किया जाता है ना लोग उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन जब कोई भी हमारे मुआशरे में ऐसी खबर आम होती है या हमारे सामने आती है जिसमें हमें तशद्दुद दिखाई देता है, लोगों के अंदर इश्तियाल अंगेजी दिखाई देती है या फिर मायूसी दिखाई देती है या उसके सद्देबाब की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि मुआशरे के लोग किस हद तक जहनी अमराज में या तो मुब्तला हैं या वो जहनी दबाव का शिकार हैं। और हमें फिर इसी मुआशरे में उसका हल निकालने के लिए जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देती हैं जो वाकई ये चीजें हल कर सकती हैं। लेकिन इन सारी चीजों को अलाइन करने के लिए आज भी एक स्पेस मौजूद है जिसको कवर करने की जरूरत है। आज प्रोग्राम आवाज में हम इसी मसले को उजागर करेंगे कि लोगों के जो जहनी अमराज हैं किस हद तक बढ़ चुके हैं, उसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं और मुआशरे पे इसके क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। हम मौजूद हैं आज एक ऐसी जगह पर कराची में जो कहने को तो जहनी अमराज के इलाज का एक सेंटर है, लेकिन हकीकतन ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है जो इंसान को उसकी जिंदगी की हकीकत से आशना कर देता है। और इसमें सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं इसके रूहे रवां जनाब डॉक्टर इमरान यूसुफ मोहम्मद साहब, जो कि सितारे इम्तियाज भी हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी के रूहे रवां भी हैं और ऑनररी कौंसिल जनरल भी हैं फिलीपीन के। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे सेंटर पे खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लोगों के ऊपर जो एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, बहुत सारे जो कैफियत होती हैं आपके सेंटर में आने के बाद ही जो है ना वो कम होना शुरू हो गई हैं। तो हकीकतन जब लोग यहाँ पे आते होंगे इलाज के लिए उनको बड़ा मुस्तफीद होते होंगे वो। जी, हमने क्योंकि ज़ाहिर है मगरिब में रहा मैं और मोस्ट ऑफ मेरी लाइफ यूके, कनाडा, यूएस में गुजरी, जहाँ मैं प्रैक्टिस भी करता रहा। तो जो चीज़ें वहाँ मिसिंग थी, जो हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारे रिलीजन का पार्ट है, जिसको हम इंडिजिनस इंक्लूजन कहते हैं, तो उसको हमने ऐड किया। तो इसलिए हमने इसको एक वेलनेस कॉन्सेप्ट दिया, वेलनेस सेंटर जो है वो कहा कि ये एक ओवरऑल वेलनेस की ज़रूरत है जो कि हर इंसान की ज़रूरत है। और ये न्यूरो मॉड्यूलेशन सेंटर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद न्यूरो मॉड्यूलेशन सेंटर है जहाँ पे हमारे 2 थिएटर्स हैं। ये FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है जो कि मकनातीसी शुआओं के ज़रिए दवाई के बग़ैर जहनी अमराज का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD और इस तरह के इलाज करती है। 10 से 15 हज़ार डॉलर इसके चार्जेस हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर के अंदर ये मुस्तहिक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बग़ैर अद्वियात के ये इलाज मुमकिन है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब हम सीवियर पेशेंट देखते हैं, मॉडर्न या मॉडरेट जिसको हम कहते हैं, और माइल्ड होता है, यानी हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर जज्बात रखता है और जज्बात होते हैं तो फिर कोई ना कोई जज्बात को ठेस पहुंचती है। अब उसकी जज्बात की ठेस लगने की शिद्दत बताती है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो इसके अंदर ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो दवाई की ज़रूरत हो। दवाइयाँ भी दी जाती हैं, हमारे यहाँ ऑब्वियसली साइकेट्रिक सेंटर भी है, लेकिन एक तो ये होता है कि जी ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ दवाइयाँ ही दे दी जाएंगी। और एक और जो ये टेक्नोलॉजी इसलिए एडवांस है कि जब सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो अब क्या होगा, जिसको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं, TRD। तो ये कहते हैं कि यार ये सारी दवाइयाँ जो है ये तो खाली हैं, अब क्या होगा। अब इसका मतलब है कि कुछ और भी अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली जिनमें कंटिन्यूस रिसर्च हो रही है। तो ये FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये TMS कहलाती है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये काम जो है वो करती है। क्या वजूहात हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर हर शख्स का मूड ख़राब है, उसमें एक चिड़चिड़ापन है, एग्रेशन का शिकार है और बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना भी, चाहे वो एक घर में रहने वाले लोग हों, एक जगह पे काम करने वाले लोग हों। ऐसा क्यों होता जा रहा है हमारा मुआशरा? देखिए, एक तो तर्ज ज़िंदगी जो हमने इख्तियार किया वो बहुत हद तक अब फितरत से दूर चला जा रहा है। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हद तक फितरत से दूर होता चला जा रहा है। अब मोबाइल के नासूर ने आके हमें लोगों से भी दूर किया और हम अपनी ज़ात के अंदर गुम होना शुरू हो गए। जब आप अपनी ज़ात से अटैच हो जाएंगे तो फिर आप उसका लाजमी नतीजा आइसोलेशन, डिप्रेशन और फिर इवन खुदकुशी तक जो है वो जाता है। ये हमारी तर्ज ज़िंदगी है कि आज आप एक महफिल में चले जाएँ, शादी में चले जाएँ और एक टेबल के ऊपर 8 लोग बैठे होंगे, 7 अपने मोबाइल फ़ोन को चेक से मिले होंगे, बराबर वाले से बात नहीं कर रहे। और ये बराबर वाला अजनबी नहीं है, उनका दोस्त, उनका भाई, उनका कज़न, उनका मामूज़ात, यही है ना सारे जो रिश्तेदार है ना शादी में, जानते हैं एक दूसरे को, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में बात करें। इसका मतलब है इंसान का इंसान से दूर होना सबसे बड़ी सज़ा है जो कि इंसान को दी जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1960 के अंदर
जब हम डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करते थे तो 45 साल की एज के बाद आता था। यानी ये होता था कि 45 साल की एज के बाद डिप्रेशन शुरू होगा अब बंदे को। आज की दौर में पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पैदा हुआ वो बच्चा डिप्रेस पैदा हुआ बच्चा डिप्रेस पैदा तो कुछ समझ भी नहीं आता। देखिए, डिप्रेशन का समझ से ताल्लुक नहीं, डिप्रेशन का जज्बात से ताल्लुक है। डिप्रेशन का उस बात से ताल्लुक है कि उसको लिखा क्या जा रहा है, उसको समझाया क्या जा रहा है। वो बच्चा जो 4 महीने माँ के पेट में और रूह आती है तो उसके सेंस जाग जाते हैं। बच्चे को बसारत आ चुकी होती है, बच्चे को समात आ चुकी होती है, बच्चे को एहसासियत आ चुकी होती है। माँ जो देख रही है, माँ जो कर रही है, वो बराह रास्त वो सुन रहा है। वो जो ड्रामा देख रही है, वो जो बात कर रही है, उसके घर में जो झगड़ा हो रहा है, जो नाउमीदी की बात हो रही है, जो वो इन्वायरमेंट हम उस बच्चे को और माँ के पेट से देना शुरू कर दिया हमने। और फिर मेल न्यूट्रिशन है, उसके अलावा आप देख लें कि सप्लीमेंट्स के ऊपर गुजर रही है, दवाइयों के बगैर। उसको एक कमज़ोर तरीन माँ हमारे यहाँ है। आप देख लें चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेशियो सबसे आखिर में पाकिस्तान है। तो माँ बाप को कैसे पता लगेगा? वो तो कहते हैं जी नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, फिर 2-3 साल का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उनको फीलिंग आने लगती है कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, माँ बाप जो है वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही चीज़ से पहचानते हैं कि ये स्कूल जाएगा और स्कूल वाले शिकायत करेंगे, तब पता लगेगा कि बच्चे को इशू। हमारे यहाँ तो वो एकेडमिक के पीछे है ना, कि उसको किसी तरह नंबर्स आ जाए, उसकी परसेंटेज आ जाए, तब वो एक ही दौड़ है, जो कि सबसे आखिरी दौड़ है। उस बच्चे के इमोशंस के साथ क्या हो रहा है, उसकी सोशल इंटीग्रेशन के साथ क्या हो रहा है, वो वाकई अपनी दिमागी उसकी उम्र इतनी है या नहीं है, उस सबसे कतई नज़र उनको ये कि मैं उसे स्कूल के अंदर किसी तरह जो है भेज दूँ और पता नहीं वहाँ से परसेंटेज ला के और क्या कर लेगा। क्या माँ बाप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, अपना कोई रोल अदा कर सकते हैं? वो जब ही कर सकते हैं जब माँ बाप सबसे पहले अपने आप को सही करें। सही देखिए ना, मुझे तो आपकी बातें सुन के लग रहा है कि बच्चों को अपनी जगह इलाज की ज़रूरत है, माँ बाप को भी अपनी जगह इलाज की ज़रूरत है। मेरा सेंटर अभी आप देख लीजिएगा, मेरा सेंटर वो है जहाँ पे 1 साल के बच्चे का दुनिया 3 साल के ऊपर स्कैनिंग और ट्रीटमेंट शुरू करती है। ये दुनिया का जदीद तरीन इदारों में से एक है जो कि 1 साल का शुरू करता है। अच्छा। लेकिन मैं इस सारे और मैंने इतना लेटेस्ट सेंटर बनाया है जिसमें आपको सेंसरी प्रोसेसिंग नज़र आएगी और बहुत चीज़ें जो अमेरिका के अंदर नज़र नहीं आएंगी वो आपको यहाँ नज़र आएंगी। बस मुझे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम मुआशरे के अंदर देखते हैं, क्योंकि जब भी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है तो मुआशरे का एक तबका कहता है ये दीन से दूरी की वजह से ऐसे है। आपसे अब तक बात करके अभी तक कोई ऐसा सेगमेंट हमारे सामने नहीं आया जो क्लॉजेज आप बता रहे हैं वो हकीकतन लग रहा है कि जी वाकई कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है। तो वो तबका जिसने इस मसले को हल नहीं होने दे रहा और वो कहता है जी इस तरफ आ जाओ, यानी मैं मौलवी हूँ, मेरी बात पे चलो, तो वो भी कहीं रुकावट तो नहीं बन जी? अल्लाह हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और उस 4 पहियों की बुनियाद पे गाड़ी चलती है। आप सब लोग 4 पहियों की गाड़ी में बैठ के यहाँ पे आए। अगर ये गाड़ी के 1 पहिया पंचर हो जाए तो आप क्या ये फोर्स कर सकते हैं कि 3 पहिए सही है तो गाड़ी क्यों नहीं चल रही? अकल कहती है कि चारों पहियों का सही होना ज़रूरी है, चारों का अलाइन होना ज़रूरी है, चारों का गाड़ी की सेहत के लिए बैलेंस होना ज़रूरी है। तो सर, मेरा एक जिस्मानी वजूद है, मेरा एक रूहानी वजूद है, मेरा एक अकली वजूद है और मेरा एक जज्बाती वजूद है। इस 4 वजूद से मिलके मैं बना हूँ, मेरा बच्चा बना है और आने वाला कोई भी इंसान इन्हीं वजूद पे बनेगा। ये 4 वजूद 4 पहिए हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि जी ये इस पहिए के निकलने की वजह से गाड़ी नहीं चल रही है, तो खाली ये पहिया लगा दूंगा तो क्या फिर उसके जज्बात नहीं होंगे? क्या उसका जज्बाती पहिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता? क्या उसका अकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता? यहाँ पे हमारा पूरा फिजियोथेरेपी सेंटर है, क्या आप उसका ये फिजिकल पहिया ख़राब नहीं हो सकता? ये बात कहना कि अगर दीन से दूर हो गया तो इसलिए उसको एक पहिया है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पहियों का 1 पहिया है वो, लेकिन बाकी चीजें उस पे भी फोकस रखना है। अगर आप चारों पहिए अलाइन नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा ना। खाली मैं ये कह रहा हूँ, मेरी तो आप देखेंगे मैं सूरह रहमान यहाँ पे है और हम जो है मेरी अपनी किताब बहर शिफा जो है वो वाहिद किताब है अपने रूहानी मौलिज खुद बनी है जो वफाकुल मदारिस और तमाम मकातिब फ़िक्र से अप्रूव्ड है। तो मैं उसका एक ऑथर हूँ और उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब जिस्म के ऊपर अगर चोट लग जाती है और टाँके लगते हैं, आप मुझे बताएं टाँके लगाते हैं या वजीफ़ा पढ़ते हैं? टाँके लगाएंगे पहले, ऐसे ही है ना। तो जो जिस्म की ज़रूरत है वो पूरी करेंगे, जो जज्बाती वजूद की ज़रूरत है वो पूरी करेंगे, जो रूहानी वजूद की ज़रूरत है फॉर श्योर अल्लाह से शिफा मांगेंगे। लेकिन इस मशीयत अल्लाह की ये कहती है कि पहले अमल होगा फिर दुआ होगा। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है हम चाहेंगे कि नाजरीन को वो भी दिखाएं। और नाजरीन, आप जिस तरीके से डॉक्टर साहब की बातों से हम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, यकीनी तौर पे मुआशरे की बेहतरी के लिए वो सारे सेगमेंट्स हैं जिसको हर तबके ने
अब इग्नोर करना छोड़ना है और उस पर फोकस करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर साहब किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ट्रीट करते हैं, मैं भी बड़े इस हवाले से एक्साइटेड हूँ। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं डॉक्टर इमरान साहब के साथ। एक बड़ा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन का और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर लोगों का ट्रीटमेंट होता है। मेरे बैकग्राउंड में आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सूरह रहमान की तिलावत चल रही है और डॉक्टर साहब से अब मैं मज़ीद जानता हूँ। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे आके इन्वायरमेंट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे न्यूरो मॉड्यूलेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है और कुरानी आयत भी चल रही है, तो किस तरीके से ये इम्पेक्ट करता है एक किसी भी पेशेंट पे? देखिए, हमने बचपन से ये सुना होगा, मेरे आपके सारे नाजरीन ने सुना होगा, वेल बीइंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी मेरे अपने जिस्म, जहन और रूह की वेल बीइंग को सेहत कहते हैं। तो जो मेरा सोल है, मेरा जो रूहानी वजूद है, इसका मतलब है किसी भी ट्रीटमेंट में उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दुनिया की लेटेस्ट न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी है, इसको हमने इंटीग्रेट किया है अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर रूहानियत से। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो हम उसको जमज़म पिलाते हैं, क्योंकि जमज़म की अपने अफादियतें आप सब जो है वो जानते हैं। फिर हमें ये बात मालूम है कि सूरह रहमान जो है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अक्सीर का काम करती है। और हमने बिस ऐसा नहीं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले पूरा स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर कंट्रोल स्टडीज़ की, अमेरिकन जर्नल में छपवाया और उसके बाद ये साबित किया कि सूरह रहमान जो सुनते हैं उनकी स्ट्रेस रिड्यूस कैसे होती है। तो अब ये पब्लिश्ड है इसके पे कि कोई इसको अल्लाह तबारक व तआला का बिलीवर हो या ना हो, ये आवाज़ जब एक्सपोज की जाती है तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है। इसी तरह हमने यहाँ पे कलर्स थेरेपीज़ को जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे खाना काबा का गिलाफ जो है मौजूद है, यहाँ पे रोज़ का जाली मुबारक के खिलाफ मौजूद है। तो अब जिस वक्त वो यहाँ पे मॉड्यूलेशन के लिए आता है और ये सारा हमारी जो बीमारी है, चाहे वो हमारी डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ये सारा कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे है। कुछ एरिया एक्साइट हो जाता है, कुछ एरिया स्लो डाउन हो जाता है। न्यूरो मॉड्यूलेशन ये करती है कि जो एरिया एक्साइट होता है उसको कम करती है, जिसको उठाना होता है उसको उठाती है। और इस तरह फिर ये इस एनवायरनमेंट के अंदर उस इंडक्शन के साथ, सूरह रहमान के साथ, कलर साउंड थेरेपी के साथ, जमजम पीने के बाद अल्लाह से ये उम्मीद, कामिल उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे शिफ़ा देगा और सिर्फ अल्लाह ही शिफ़ा देगा, तो फिर ये बीमारियों का जो हल है और जो सेहत है ये बहुत आसानी से और जल्द हासिल होती है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा और भी जगहें आप हमें विज़िट कराएं और ये जिस तरीके से नाजरीन एक बड़ा मैं कहूँगा कि एक रूहानी आपको ना एक मंजर फील हो रहा होगा और यहाँ पे हम फिज़िकली मौजूद हैं तो हम महसूस भी कर पा रहे हैं इस चीज़ को। इनके इस वेलनेस सेंटर में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को ट्रीट करती हैं और बच्चों और बड़ों के हवाले से, आइए डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं। नाज़रीन, ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक का ये वो मंज़र है जहाँ पर कोई भी शख्स जब आता है तो सबसे पहले वो इधर ही आता है। और यहाँ पर आने के बाद जब मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ डॉक्टर साहब के साथ, तो डॉक्टर साहब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान है। जी, ऐसा ही है कि हमारे यहाँ ज़हनी सेहत टैबू है और ये समझते हैं कि जी अगर कोई जहनी मसला हुआ है किसी के साथ तो उसको कहीं जाना नहीं चाहिए, वरना लोग लेबल लगा देंगे कि ये कोई पागल है, मैं उस पर क्यों जाऊँ। और दूसरा, उसका जनरली उसका जहन तंग हुआ होता है, तो पहला इंप्रेशन एनवायरनमेंट से ये देना होता है कि ये कुशादा हो जाए। तो इसलिए आपने एंट्रेंस पे देखा होगा बैम्बूज लगे हुए, ग्रीन लगे हुए, और हम इसको वेलनेस कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी जब डिज़ाइन किया गया कि ये पूरी छत आसमान है और ये आसमान जो है अगर आप देखें एंड तक ऊपर, ये आसमान ख़त्म नहीं होता और ये ऊपर वाले आसमान तक ये जो है वो लिंक हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी सुनाई दे रही है जो हमें मेडिटेशन के टाइम भी सुनाई देती है, जैसे पानी गिर रहा है और बड़ा एक सुकून देता है ये जहन को। ये भी इसी चीज़ का पार्ट है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी जो है ये इंसान के स्ट्रेस का रिड्यूसर है और एक अच्छा मूड स्टेबलाइज़र है, ये मूड इन्हांसर भी है। हम सब कितने ही थके हुए हो, हम समंदर के आगे बैठते हैं, हालांकि शोर हो रहा होता है, नीचे बजरी चुभ रही होती है, सैंड होती है, लेकिन फिर भी हम रिलैक्स हो जाते हैं। चिड़िया की चहचहाहट हमें रिलैक्स कर देती है, ठंडी हवा, बारिश हमें रिलैक्स कर देती है। तो ये जितना नेचर है ये हमारी रिलैक्सेशन के लिए है। हमने अपनी मसनूई ज़िंदगी में अपने आप को मुश्किल बना दिया, फितरत तो हम पे बहुत मेहरबान है। ये बच्चा सर 34 साल का है एज के हिसाब से और इसकी ज़हनी उम्र 6 साल है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है जो ये स्टार बच्चा जो है वो
ये कवर कर रहा है। ये बच्चा घर से खुद आता है, गाड़ी के अंदर बैठ के आता है, ये बाज़ार में जाके चीज़ें ख़रीद सकता है। और ये जब हमारा कैंप होता है तो उन बच्चों को मॉनिटर करने के लिए फैज़ान जो है ये लुक आफ्टर करता है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, खैरियत से? ओके, यहाँ पे आपको कितना मज़ा आता है? मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ना, ये मेरी जान है। ये मुझे देख के जीता है, मैं इसको देख के जीता हूँ। ये तो बड़ा एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जो एक फलाही काम भी है, और मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब ये ऐसी चीज़ हमें कहीं और नहीं दिखाई देती कि जहाँ पे आप माशरे का मसला भी हल कर रहे हैं और एक जज्बा खैर के तहत लोगों को जो है सही ज़िंदगी की तरफ लेकर आ रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम इस कम्युनिटी के लिए और लोगों के लिए नहीं जिएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, कुरानी आयत कह रही है, वह यक़ीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक हमसे ताल्लुक़ कायम न कर लो नमाज के ज़रिए और उस रिस्क में से जो हमने तुमको दिया है वो तक़सीम ना कर दो। तो रब ताला की जितनी नेमतें हमें मिली हैं वो सब हमारा रिस्क है और वो सिर्फ़ तक़सीम करने के ऊपर हमारी सक्सेस है, चाहे वो दुनिया की हो चाहे वो आखिरत की हो। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, एक्चुअली हम अपनी आखिरत के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आए नाज़रीन, जिस जगह पर ये पूरा एक प्रोसेस होता है वहाँ पे भी अब आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एंटर होते ही बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक है, माहौल है। ऐसा लग रहा है कि अंदर आते ही स्ट्रेस डाउन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हम जो है वो पर्टिकुलरली जो बच्चों की जो न्यूरो स्टिमुलेशन है वो करते हैं, जिसमें ADD है, ADHD है, ऑटिज़म है, उनकी जो ब्रेन स्टिमुलेशन है, स्पीच की इन्हांसमेंट है। इसलिए कि एनवायरनमेंट आपने देखा होगा कि यहाँ पे कलर्स स्कीम है, तो ये 12 कलर्स के अंदर ये पूरी कॉम्बिनेशन डिज़ाइन की जाती है उन बच्चों के लिए। और उसके बाद ये साउंड जो है ये एक्चुअली इस थीटा साउंड, ये थेरेपेटिक साउंड है, ये साउंड को यूज़ किया जाता है। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे बच्चों की जो वीडियोज़ है, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हो या जो उनकी थेरेपी के लिए डिज़ाइन की गई है, वो वीडियोज़ भी रन होती हैं। और फिर इसी तरह का अगर आपने आउट का माहौल देखा होगा, जब यहाँ पे बैठे होते हैं तो वो आपको कैमरा दिखा देगा कि ये पूरा शहर आपको जो है वो वहाँ पे जो है वो दिखाता है। और एक और ब्यूटी जो दूसरी जगह पे जो है वो नहीं मिलती है, वो ये कि उनके पेरेंट्स यहीं बैठे हैं। तो वो बच्चा आपके लिए रोएगा नहीं कि मेरे भाई कहाँ चले गए। यहाँ पे इतने एक्साइटेड होते हैं बच्चे आते के साथ ही। एक तो उनकी मज़े की वीडियो चल रही होती है, उसके पीछे हमारा साउंड इंसर्ट हुआ हुआ होता है, कलर स्कीम होती है, यहाँ पे उनके पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं जो कि ख़ुद भी रिलैक्स हो चुके होते हैं, क्योंकि इस एनवायरनमेंट के अंदर हम उनको भी रिलैक्स जो है वो कर चुके होते हैं। तो ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि हम उसकी स्टिमुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपको पता है नहीं बैठते ना टिक के। तो वो इसको टिक के बिठाने के लिए ऐसी इन्वायरमेंट की गई है कि पेरेंट्स सामने मौजूद हैं, उनके मज़े की वीडियो चल रही है, म्यूज़िक साउंड मौजूद है, कलर्स हैं और उसकी स्टिमुलेशन भी जो है हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा हमें जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो मिला है। नाज़रीन, अब एक ऐसी जगह ले आए हैं हमें डॉक्टर इमरान साहब, जो मतलब वैसे तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो ख़ुद भी हम बड़ा ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। इधर भी एक बहुत अच्छा साउंड है और साउंड के साथ साथ जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़त्म, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म करने के मुतरादिफ है। जी, ऐसा ही है कि हमारे 5 हवास होते हैं और उस 5 हवास के अंदर 5 दफ़ा ये हवास ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, यानी हम सुन नहीं पाते उतनी। अब उस आवाज़ को कान पे बच्चा हाथ रख लेता है, आँखें बंद कर लेता है, अगर जिसको हर चीज़ तेज़ जो है वो लग रही होती है, टच बर्दाश्त नहीं करता और इसी तरह चीज़ें जो है वो, तो उसको हम स्टिमिंग कहते हैं, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर ये आवाज़ कभी तेज़ हो जाती है और कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। बच्चा टिक टिक की बांध के देख रहा होता है, बार बार आपसे बात पूछ रहा होता है, आवाज़ लेके जा रहा होता है। तो ये हमारे सेंसेस का जो उतार चढ़ाव हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक सेंसरी प्रोसेसिंग रूम में आना होता है। दूसरा, जो हाइपर बच्चे हो जाते हैं उनको रिलैक्स करना और मेल्ट डाउन करने के लिए भी आप देखो बच्चे टक्कर मार रहे होते हैं, राइट। अब यहाँ जुनूनी हो जाता, वो मारे, यहाँ जितनी टक्करें मारनी है उसको जो है वो मारे। इसी तरह जो है वो टेक्सचर्स, यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स लगे हुए हैं। तो ये इसी तरह जो है वो, अगर मैं यहाँ पे आपको ले जाऊँ, बच्चे जो है वो नहाते नहीं हैं तो आपको कहते हैं पानी से डरते हैं, खौफ होता है उसके ऊपर। तो अब हमारे पास ये एक पूरा वर्चुअल शावर जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर ये सेफ़ भी है और उसके बाद
आप इसको चबाएं और कुछ करें, यानी बच्चे को ट्रेन किया जाता है डेली लिविंग स्किल के लिए। यानी जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहा उसको आप यहाँ पे इनको सिखाते। तो इसको हम सेंसरी प्रोसेसिंग जो है वो रूम कहते हैं, और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जो है वो हम इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रोसेस करते हैं। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो बच्चे हाइपर हुए वो होते हैं। अब ये कंबल है, लेकिन ये आपको और मुझको मिलके उठाना पड़ेगा। ये अच्छा, तो इसके क्या करते हैं बच्चे बड़े खुश होते हैं, आप इसके अंदर उसको रैप कर दें, और रैप करके आपने देखा बच्चे रोल ओवर कैसे कर रहे होते हैं, वो या इसके ऊपर रोल ओवर होता है और वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। यानी देखिए उसको एक केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से वो हाइपर है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअलाइज जो है वो हमने इसको स्टीमिंग रूम को बनाया हुआ है। और अगर अभी तो ज़ाहिर है मुझे एक्सप्लेन करना था, वरना ये डार्क रूम है ये, तो अगर अभी हम लाइट हम बिल्कुल नाजरीन को भी दिखाते हैं कि नाजरीन जब ये बिल्कुल डार्क होता है और ये साउंड और जो सेंसरी प्रोसेस है वो कैसे हो रहा होता है, आपको इन विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। और इधर जो आर्ट है वो किस हद तक आंखों को मतलब कहते हैं कि जहन को रिलैक्स करता है। ये एक्चुअल फील है कि आपको कितना ही स्ट्रेस हो रहा हो और आप यहाँ 10 मिनट अगर बैठ जाते हैं तो ये एनवायरनमेंट आपको रिलैक्स कर देगी, काम डाउन जो है वो कर देगी। डॉक्टर साहब लास्ट बस मुझे ये बताएं कि मुआशरे का किसी भी एज का फ़र्द हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, खातून हो, आदमी हो, लड़का हो, क्या सबको हर एज में एक दफ़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा वो अपने आप को इस चीज़ से गुजारे ताकि वो ख़ुद भी अपनी एक स्क्रूटनी कर ले या कहीं उसमें कोई कमी पेशी है तो वो और उसकी वेलनेस अच्छी हो जाए? जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हमेशा सुनते आए हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम इलाज कर सकते हैं, सेहत पे काम नहीं कर सकते। सेहत पे सिर्फ जब काम होता है जब हम सेहतमंद होते हैं। तो अगर वाकई हमें ज़हनी सेहत, रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत, गफलत में होंगे तो बीमार हो जाएंगे। अगर अवेयर होंगे तो हम प्रिवेंट कर सकेंगे बहुत सारी बीमारियों को। आप यकीन माने कि अगर हम पहले अगर आइडेंटिफाई कर लें तो हो सकता है कि इतनी सीवियरिटी ना हो और फिर ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी के भी आपके लिए इशू हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया और आपने विजिट कराया इस वेलनेस सेंटर को। तो नाजरीन यहाँ पर आने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि मुआशरे का हमारा जो सबसे संगीन मसला है जिसको ना कोई आइडेंटिफाई करता है ना कोई हल कर रहा होता है, लेकिन जैसे डॉक्टर इमरान साहब जज्बा खैर के तहत एक बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, तो अब मुआशरे के हर फ़र्द को ये चाहिए कि वो अपनी इस्लाह भी करे और जहाँ उसको ये चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है कि किसी दूसरे के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उसको मुआशरे से काटें नहीं, उसको अलहदा नहीं करें, बल्कि उसको अपने साथ एसोसिएट करें और इस किस्म के वेलनेस सेंटर और इस जगहों से मुस्तफ़ीद करवाएं ताकि वो शख्स भी मुआशरे में एक बेहतर किरदार अदा कर सके। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि इंसान को अपनी हिफाजत करनी पड़े तो या तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न होता है और वो कोई गार्ड रखता है, लेकिन अगर उसके पास खुद ये सलाहियत मौजूद है या वो अपनी सलाहियतों को उभार सकता है तो वो अपना मुहाफिज खुद बन सकता है। कराची के अंदर ही खुद मुहाफिज के नाम से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नौजवानों को ये तरबियत दे रही है कि वो अपनी हिफाजत खुद से कैसे कर सकते हैं, और इसके जो रूह रवाएं जनाब उमर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम इन्हीं की जगह पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह नौजवानों को आप तैयार कर रहे हैं, बिलखुसूस लड़कियों को, और कराची के हालात में जहाँ स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ जाता है और प्लस ये कि ख़वातीन को हैरेसमेंट के इशूज़ होते हैं, तो हर मामले में उनको ही आप एबिलिटी दे रहे हैं, उनको ये सलाहियत दे रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस सोशल कॉज के ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ नौजवानों का नहीं, हम 3 साल से लेके 80 साल तक के बच्चे और बच्चियों को अपनी हिफाजत खुद करना सिखा रहे हैं। हम चाइल्ड अब्यूज़ एलिमिनेशन से लेके वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हैरेसमेंट एलिमिनेशन तक, एंड देन इवन मेल्स को बता रहे हैं कि हाउ दे कैन you know respond in certain kind of street situations या incidents जो है वो ज़बान ज़दे आम चीज़ें हैं। बाहर के मामलात किस तरह से जो है वो रॉबरीज और सबकी सारे मामलात हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हम उन इश्यूज़ तक को एड्रेस कर रहे हैं और उनको फिज़िकली और मेंटली तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे नाजरीन हम खड़े हुए हैं ये जूडो मैट्स हैं गालिबन, और इधर ही ये ट्रेन कराते हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें इधर मुझे दिखाई दे रही हैं जिसमें बॉक्सिंग भी सिखाते हैं और बाकी चीज़ें भी।
डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो है वो हम ट्रेन कर रहे हैं। इस वक्त जो है आपके सामने है ये एक बेसिक सेल्फ डिफेंस की क्लास चल रही है, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग एक साथ ट्रेन कर रहे हैं। अब इनकी आगे की स्पेशलाइज क्लासेस होंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ कंडीशंस, क्योंकि डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट शिकायत के साथ आ रहे होते हैं ड्यू टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जॉइंट पेन्स और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो उनको फिर हम जो आगे की ट्रेनिंग्स करवाते हैं वो कस्टमाइजेबल ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं उनके हिसाब से। तो आइए नाजरीन दिखाते हैं ये बच्चे, ये नौजवान जो हमारे मुस्तकबिल के मेमार भी हैं, इनकी सलाहियतें किस तरह इन्हें खुद मुहाफिज बनाती हैं। तो उमर साहब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी? अच्छा देखें, इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वो हमारा बिनते आहन एक प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान का पहला फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन दो वजूहात की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ पाती, एक सेफ्टी का इशू और एक जो है ट्रांसपोर्टेशन का। तो हम दोनों बिनते आहन में कवर करते हैं, खुद मुहाफ़िज़ का प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ इसमें से बाइक राइडिंग के स्टूडेंट्स हैं, इनको साथ में हम सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं कि अगर बाइक चलाते हुए कोई इन पे बात करे कोई इनको हैरेस करे तो ये मुंह तोड़ जवाब दे सकें उसका। ये तो बहुत ख़तरनाक स्टाइल में नहीं आप इनको सिखा रहे कि ये तो बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है फ़ाइट शुरू कर देंगे? देखें, जिस तरह के शहर कायद के मसाइल हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं है ना तो फिर इतनी देर में तो मोबाइल जो है वो घर पे जाकर वो खेल रहे होते हैं आपके फ़ोन से, सही है, या वो फिर आपको छिड़ के बहुत आगे तक जा चुके होते हैं। और हमारी ख़वातीन ना घर आकर शिकायत करती हैं और शिकायत करने वाले बोलते हैं कि अब जी बैठ जाओ। चलिए मैं इनसे भी ज़रा बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा तबस्सुम। अच्छा जी, क्या क्या सीख लिया अभी तक? अभी तक तो बॉक्सिंग एंड ग्रैपलिंग। तो कभी कोई अगर ऐसा मिल गया किसी सड़क पे कोई शख्स जो आपको तंग कर रहा है तो आप क्या करेंगी? बात करेंगी या डायरेक्ट फाइट करेंगी? पहले बात करने से रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, आपको लगेगा नहीं वो पर्स छीन रहा है या कोई चोर डकैत है तो देन तो काफ़ी सेल्फ डिफेंस सीख लिया है फॉर दैट। यस, सेल्फ डिफेंस सीख लिया। जी जी। और भी यहाँ पे जो है वो लड़कियां हैं जिनको तैयार किया जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या नाम है? मानूर। अच्छा जी, मानूर, ये बताएं सेल्फ डिफेंस सीख लिया या सीख रही हैं? सीख रही हूँ सीख रही हैं, तो क्या पर्पस क्या है इसका? ताकि फाइट कर सकूँ अगर कोई भी वार करे तो। और लेकिन अगर कभी शॉपिंग पे गई और आपकी जो है ना वो बार्गेनिंग के वक्त जो है ना दुकानदार से नहीं बनी और आपने फिर वहाँ पे अपना दिखा दिया उसको जौहर, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, तो कहाँ पे ये स्किल्स काम आएंगे? जब कोई हैरेसमेंट कर रहा हो। तो फिर उसको आप जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे अभी और भी जो लड़कियां हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो रही है उनकी। तो ये जी किक स्टाइल आप सीख रही हैं? जी। तो ये अगर कभी किसी से ऐसा मौका हो गया फाइट करने का तो पहले उसे पंच मारेंगी या डायरेक्ट किक मारेंगी? डिपेंड करता है कि मैं देखूंगी कि क्या चीज़ पहले यूज़ करनी चाहिए। किक तो डायरेक्ट फेस पे पड़ती है, अगर उनका फेस करीब है तो ये किक डायरेक्ट ऐसे भी आ सकती है। अच्छा, पेरेंट्स क्या कहते हैं जब उन्हें पता है आप यहाँ पे एक ऐसा स्किल सीख रही हैं जो सेल्फ डिफेंस से मुतालिक है, तो दे आर हैप्पी या उनकी नॉलेज में नहीं है कुछ? ऑफ कोर्स दे आर वेरी हैप्पी और वो बहुत इनकरेज करते हैं, स्पेशली लड़कियों को जो है सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। बिकॉज जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, बिकॉज लड़कियाँ जो होती हैं वो अकेले ट्रैवल करती हैं ना, तो एक तरीके से उनको अपना खुद दिफा करना आना चाहिए, अपना प्रोटेक्शन करना आना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि वो अकेली है तो वो अपना फाइट बैक कर सकें। अच्छा जी, और भी यहाँ पर लड़के भी हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो, आपकी तो बिल्ड भी ऐसी है कि वैसे ही देख के आपको लग रहा है कि आप जिम भी अच्छे तरीके से करते होंगे। जी, एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं वेट लॉस के लिए आया था, लेकिन उसके बाद मैंने बॉक्सिंग भी ज्वाइन किया यहाँ पे। तो बॉक्सिंग करते हैं? जी, बॉक्सिंग भी करता हूँ। तो क्या मतलब प्रोफेशनल कोई बॉक्सर बनना है या सेल्फ डिफेंस सीखने की गर्ज से कर रहे हैं? देखें, या आप प्रोफेशनली जा रहे हैं या आप खुद अपने लिए कर रहे हैं, तो ये सबके लिए ज़रूरी होता है। और बॉक्सिंग से हमें एक्चुअली डिसिप्लिन भी आता है। तो अभी कहाँ तक पहुँच गई है बॉक्सिंग? बॉक्सिंग अभी मुझे 2 महीने हो गए हैं और ये कंप्लीट एक कोर्स होता है जो कि मैंने ज्वाइन किया है। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं 100 किलो का था और अब मैंने फिर बाद में पूरा 10 kg लॉस भी किया है, तो अभी मैं 90 किलो का हूँ। 90 किलो के हो गए? तो अभी आगे क्या इरादा है, और कम करना है या बढ़ेगा अभी? 85 तक करना है, फिर उसके अलावा अपने मसल्स वगैरह पे काम करना है। चलिए, हम चाहेंगे कि आपके बॉक्सिंग के भी कुछ जौहर देखें, जिस तरह आप ग्लव कहते हैं उसको, वो पहन के आप जब दिखाएंगे। और तब तक हम एक और यहाँ पे जो दोस्त हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है?
मेरा नाम सैफुल्ला है। सैफुल्लाह, क्या सीख रहे हैं? बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहते हैं लास्ट वीक से आया हुआ हूँ। मैं अपना वेट लॉस करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छी चीज़ें सीखी। यहाँ पे बॉक्सिंग है और क्या कहते हैं किस तरह अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है, और इन सब चीज़ों से मैं ना अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मौका आ गया, शहर कराची है, कभी स्ट्रीट क्राइम और चीज़ें, तो माइंड क्या कहता है आपका कि क्या फ़ौरन से मुकाबला करने खड़े हो जाएंगे, मज़ामत करेंगे, या फिर मौके की तलाश में रहेंगे? इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हम सिचुएशन देखेंगे कि आइदर अपोजिट जो है वो क्या कहते हैं पार्टी में अपोजिट जो बंदे हैं वो क्या हथियारों के साथ हैं, और अगर देखेंगे क्योंकि अपना सेल्फ डिफेंस भी करना है, ये भी नहीं कि ना क्या कहते हैं फ़ौरन घुटने टेकने। अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर फर्स्ट हमारा अगर हथियार वगैरह हुए तो मज़ामत तो नहीं कर देंगे फ़ौरन? नहीं, मज़ामत तो फ़ौरन भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो कुछ तो सीख के जाएंगे। चलें, अच्छी बात है। यानी स्किल्ड होना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये दिमाग भी चलाना है कि हमने फ़ौरन मज़ामत नहीं करनी, पहले ये देखना है कि क्या हम सही टाइम में हैं, सही चीज़ में कि नहीं। प्लस ये कि जो इनके ट्रेनर हैं यहाँ पे, जो इनको ट्रेन कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुलेमान जावेद। सुलेमान जावेद साहब, क्या क्या सिखा देते हैं आप? मैं फिटनेस और मार्शल आर्ट्स दोनों को कवर। मार्शल आर्ट्स जी। मार्शल आर्ट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ये लोग भी सीखने में एक्साइटेड होते हैं और आसान भी हों? असल में जो मेन मुद्दा हमारा जो है मार्शल आर्ट्स में भी हम डिफरेंट सेल्फ डिफेंस के ट्रिक्स वगैरह को कवर करवा रहे हैं। जैसे अगर कोई आप डोमेस्टिक वायलेंस के हैरेसमेंट के केसेस होते हैं तो उनके डिफरेंट डिफेंसेस उनको ये भी ट्रेन किया जाता है। कुछ अगर आप हमें डिमॉन्स्ट्रेट करा सकें यहाँ पे। मैं अभी आपको कुछ बच्चों की लाइक किक बॉक्सिंग जो बच्चे कर रहे हैं, किस तरीके से पंच करते हैं, कितने हार्ड पावरफुल पंचेस करते हैं, वो भी दिखा दें। देन आपको कुछ मूव्स भी दिखा दें। तो इससे ये जाहिर होता है कि किस तरीके से ये लोग अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला रहे हैं, और चाहे ये लड़के हों या लड़कियां हों, इनका बुनियादी पर्पस ये है इस हुनर को सीखने का या इस स्किल को सीखने का कि सेल्फ डिफेंस भी कर सकें, फिट भी रह सकें, और मुआशरे में एक पैगाम आम कर सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं। लड़कियां और खवातीन सेल्फ डिफेंस सीख कर हैरेसमेंट से भी महफूज रह सकती हैं, और साथ ही किसी भी नागहानी आफत में अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद मुमकिन बना सकती हैं। और ये तभी मुमकिन हो रहा है जब उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो नौजवानों को चाहिए कि वो सेहतमंदाना सरगर्मियों की जानिब बढ़ें, ताकि इस सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जहां मुआशरे के अंदर हैरेसमेंट और दीगर इशूज़ हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके और इनकी सलाहियतों को भी बरूए कार लाया जा सके। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? आप फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।